जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक और आपको 6 से लेकर 8 तक सारा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत का पहला क्वेश्चन पूछा गया है और यह एक मास्टर वीडियो है आप तक। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत जो दिया गया था योग्यता के रूप में किसे माना जाता है? तो ये इनके सिद्धांत में बताया गया, इनके सिद्धांत ने संज्ञात्मक परिपक्वता पर ध्यान दिया था। बहुत अच्छी बात है, परिपक्वता पर ध्यान दिया था। संज्ञात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करती है। यही आपको कोहलबर्ग जो है नैतिकता के सिद्धांत में आपको संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता पर सहयोग की भावना रखा गया था। यही आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। इसने सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण की प्रक्रिया नहीं रखा गया था। नैतिक तर्क की गवाही की स्पष्टता की बात नहीं किया गया था। विश्वास और नैतिक दर्शन पर चर्चा नहीं किया गया था कोहलबर्ग का। क्या कोहलबर्ग ने क्या बताया था? नैतिक परिपक्वता के बारे में और आप संज्ञात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, ये 2 बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वर्णन किया गया है, निम्नलिखित को जो वर्णन किया गया है पढ़िए और कोहलबर्ग के नैतिक तर्क का इसको समझना है। तो बात करते हैं वर्णन किया गया है, तो चलिए इस वर्णन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर इसका सही जवाब क्या होगा। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है। सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौता पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो क्या वैध होता है? तो ये तर्क दिया गया था, तो इसमें बताया गया है सामाजिक अनुबंधन विन्यास ये नहीं होगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास ये बिल्कुल नहीं होगा। ये जो कोहलबर्ग के जो बात किया गया था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का विन्यास दिया था। कोहलबर्ग ने किस बात को बात जोड़ दिया था? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोरल डेवलपमेंट की बात करता है, विन्यास की बात करता है। आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। चौथा 114 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। यह बच्चा तर्क, एक जो बच्चा है तर्क प्रस्तुत करता है। ठीक है भैया, एक बच्चा छोटा बच्चा है या कोई भी बच्चा है तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए था। जो बोल रहा है कि हिंज की दवाई को जो है, जो बच्चा बोल रहा है कि हिंज को दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए। यह दवाई जो उनकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समाज की किस अवस्था के अंतर्गत में आ गया है? तो वह किस अवस्था के अंतर्गत में बच्चा बोल रहा है कि हिंज चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करेगा तो जेल में चला जाएगा। तो इसका बच्चा के दिमाग में कौन सी बात आ रही है? सामाजिक क्रिया नियंत्रण विन्यास, ये बिल्कुल सामाजिक नहीं आ रही है। दंड और आज्ञा पालन विन्यास आ रहा है। देख रहे हैं ना, दंड और आज्ञा पालन की जो है बात उसमें आ रहा है। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत तो नहीं आ रहा है। ये यंत्रीय उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसमें सही जवाब दोस्तों याद रहे, दंड और आज्ञा पालन बताया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से वो कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक अवस्था है? नैतिक विकास की एक अवस्था क्या है? तो इसमें दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कोहलबर्ग के द्वारा बताया गया। ये तो आपको पियाजे के द्वारा बताया गया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ये बात हो गया। दूसरी बात किया गया है, 3 नंबर ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बताया गया है प्रस्तुति अवस्था, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कोहलबर्ग में प्रस्तुति अवस्था नहीं है। कोहलबर्ग ने सामाजिक अनुबंध विन्यास के बारे में बताया है। कोहलबर्ग ने सामाजिक अनुबंध और विन्यास के बारे में बताया हुआ है। कोहलबर्ग ने किसके बारे में? सामाजिक अनुबंध और विन्यास के बारे में बताए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर डिस्कशन पर बात करते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बात किया है। नैतिक स्तर कितना दिया है? तो नैतिक डेवलपमेंट के स्तर जो है कोहलबर्ग ने 3 दिया है, 3 स्तर बताए हैं। और सोपान है ना, 3 स्तर हो गया और सोपान पूछेगा तो 6 अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं हैं। अवस्था पूछेगा
यानी सोपान के रूप में पूछेगा तो 6 हो गया, स्तर के रूप में 3 हो गया। नैतिक विकास में स्तर 3 और नैतिक अवस्था पूछेगा या सोपान पूछेगा तो 6 याद रखेंगे। इसमें बात करते हैं यहाँ पर पूर्व परंपरागत स्तर में होता है। इसमें कौन सा बात हो गया, आत्म केंद्रित होता है, दंड और आज्ञा पालन और विमुक्ता और विन्यास आ जाता है। यांत्रिक के सापेक्ष अभिमुखता और विन्यास आ जाता है। अब बात करते हैं परंपरागत स्तर में परस्पर एक रूप पे विन्यास हो गया और अधिकार संरक्षण इसमें आ जाता है। यहाँ पर बात किया गया है उत्तर परंपरागत स्तर में होता है सामाजिक अनुबंध विधि समृद्ध हो गया विन्यास। और छठा नंबर बात आ गया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आ जाता है, ये उत्तर परंपरागत अवस्था में होती है। तो इसी में से पूछ लेगा कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध किस परंपरागत स्तर में आता है, तो उत्तर परंपरागत स्तर में आ गया। वही पूछेगा परंपरागत स्तर में बताइए परंपरागत स्तर में कौन सा होता है, सोपान परस्पर एक रूप हो गया, अधिकार संरक्षण हो गया, परंपरागत स्तर में हो गया। पूर्व परंपरागत स्तर में आप केंद्रित हो गया, दंड का आज्ञा पालन हो गया और यांत्रिक सापेक्ष से अभिमुख हो गया, यांत्रिक सापेक्ष मुक्त आ जाता है। यह कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया सिद्धांत है और सोपान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नूरी कक्षा में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है, ठीक है। यह कहते हुए तान्या को से कहती है उनका लंच साझा करने के लिए कहती है कि बोलती है नूरी बोलती है तान्या देखो हम अपना लंच बॉक्स भूल गए हैं, तुम हमें लंच बॉक्स तुम शेयर करो। उन्हें आज अपना लंच तुम्हारे मतलब कि आज जो है अपना लंच तुम्हारे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ लंच साझा करूंगी। बोल दिया कि मैंने कि तुम हमारे साथ हम आज लंच नहीं लाए हैं तो कल हम जो लाएंगे लंच तुम खा लेना। तो ऐसी बातें इन दोनों में बात कर रहा है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के नूरी का कथन अभिन्यास क्या बताता है, तो ये आदान प्रदान देख रहे हैं, आदान प्रदान की परंपरा आ जाती है, आदान प्रदान मन की अदला बदली कर लेती है। 17 नंबर क्वेश्चन बताया, तो ये देखिए क्या पूछ रहा है, रिक्त स्थान भरिए। कोहलबर्ग के सिद्धांत एक बालक के डैश विकास की व्याख्या करता है, एक बालक की डैश विकास की व्याख्या करता है। तो ये आपको नैतिक विकास होता है, जो कोहलबर्ग जो है क्या नैतिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं वही बात किया गया। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित करती है, नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित करती है। तो क्या बात कर रही है, पूर्व नैतिक अवस्था हो गया। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसे बालक की नैतिक दंड का भय से नियंत्रण करती है, कौन सी अवस्था में इसमें बात होती है, पूर्व नैतिक अवस्था में होती है। पूर्व नैतिक अवस्था में यह दंड की भय रहता है और यहाँ पर डिस्कशन पढ़ना जरूरी है। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसे बालकों की नैतिक दंड से भय से नियंत्रित रहती है वह पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर कहलाता है। इस स्तर में बालक का नैतिक व्यवहार 3 सोपान पर निर्भर करती है। इसमें आत्म केंद्रित होता है, दंड अगर पालन हो गया और यांत्रिक सापेक्ष अभिमुख आ जाता है। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत और उनकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। बताइए कोहलबर्ग के द्वारा जो बताया गया था कौन सा नैतिक सिद्धांत इसमें नहीं दिया गया, निगेटिव पूछ रहा है। तो पूछ रहा है इसमें आत्म केंद्रित का निर्णय बिल्कुल था, पारस्परिक एक रूप अभिमुख की बात किया गया था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यक्तिगत विन्यास अभिमुख की बात नहीं किया, व्यक्तिगत विन्यास की बातें आपको कोहलबर्ग ने नहीं किया था। सामाजिक अनुबंध विविध सम्मत अभिमुख की बात किया गया था, याद रखें सी नंबर नहीं होगा। आत्म केंद्रित होता है कोहलबर्ग में, परस्पर होता है, सामाजिक अनुबंध विविध मत की बातें आ जाती हैं। यहाँ पर समझने की बात है संवाद में। पूर्व परंपरागत स्तर में आता है कौन, आत्म केंद्रित आ गया, दंड आ गया, यांत्रिक सोपान में आ गया। पूर्व परंपरागत में ये बातें याद रखेंगे। और परंपरागत में कौन से बात आते हैं, परंपरागत स्तर में होता है परस्पर एक रूप अभिमुख हो गया, अधिकार संरक्षण हो गया। उत्तर परंपरागत स्तर में आता है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अमुख आ गया, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आ जाता है। इस प्रकार ये बातें याद रखेंगे। अब ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार बताना है, सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा और इच्छाएं पूरी करने
के संदर्भ में सही और गलत का निर्णय कौन सी अवस्था में होती है? तो ये सेकंड अवस्था में होती है। सेकंड अवस्था में होता है सही गलत की या इच्छाएं पर किस सही गलत का निर्णय आपको सेकंड अवस्था में होती है। ये बातें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रोहित ने अजय के डेस्क ली और पेंसिल वापस रख ली। मतलब कि डेस्क ली और क्या करती, पेंसिल वापस लेगी, क्योंकि उसने पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत पर बताता है, कौन सा स्तर में हो गया? तो ये आपको दंड वंड सजा की बात पूछ रहा है, तो कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर में आ गया। कोहलबर्ग के जो है दंड वंड सजा ये सब चीज किसमें आ जाता है? तो ये कोहलबर्ग के जो है याद रखेंगे पूर्व परंपरागत स्तर में आता है, पूर्व परंपरागत स्तर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कण आधारित होते हैं। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कण किस पर आधारित रहती है? 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उनकी इच्छा और बुराई पर निर्धारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम और इच्छा और अच्छाई और बुराई पर निर्धारित होती है। ये नैतिक तर्कण ये हो जाती है, उनकी अच्छाई और बुराई समझने के गुण 9 वर्ष के बच्चों में आती है, तो ये होता है नैतिक तर्कण आ जाते हैं, नैतिक तर्कण आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक तर्कण के सिद्धांत की उनके बातों के लिए आलोचना की जाती है। ठीक है, उनके बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से बताना है कौन सा कथन सही है। तो कोहलबर्ग के नैतिक कथन पर बताना है कि कौन सा नैतिक तर्क इसमें सही बताया गया है। बात करते हैं इसमें दोस्तों, अपने सैद्धांतिक एक रेखा में होती है, रूपरेखा में होती है। ये रूपरेखा पियाजे के ये सिद्धांत को दोहराता है, ये नहीं होगा। बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक तर्क का सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं होता है, विशेष उत्तर तो होता ही है, इसलिए 6 वर्गों में बांटा गया, ये भी कट गया, दोनों कट गया। कोहलबर्ग के नैतिक जो बताना है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत स्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है, ये बिल्कुल केंद्रित रहता है, बच्चों पर जो है ये बात केंद्रित रहती है। कोहलबर्ग ने अपने अध्यात्म के मूल पुरुषों के नमूने का अधिक आधृत रखा है। कोहलबर्ग जो है अपने पुरुषों में जो है थ्योरी का किस पर यह केंद्रित किया है? तो ये पुरुषों पर केंद्रित किया हुआ है। ठीक है, ये पुरुषों पर किया, यही बात बिल्कुल सही है। और याद रखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना किए गए। एक आलोचना ये भी है कि उन्हें अध्ययन के मूल रूप में पुरुषों का नमूना लिया, पुरुषों पर ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए इसका आलोचना भी किया गया। बात करते हैं कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार जो है बच्चा कैसे सीखता है? तो संवेगात्मक आपको पियाजे हो गया, शारीरिक आपको हो गया, आपको पियाजे हो जाएगा, संवेगात्मक आपको पियाजे हो गया। लेकिन आपको कोहलबर्ग के बच्चे सीखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत तो नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट के अनुसार सीखते हैं। कोहलबर्ग नैतिक डेवलपमेंट, कोहलबर्ग याद रखेगा नैतिक डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ था। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको नैतिक तर्कण बोलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार आपको सही और गलत का निर्णय लेना ही आपको नैतिक तर्कण कहलाता है, नैतिक तर्कण कहलाता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात ये क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि एक बच्चा तर्कण प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कण किस अवस्था के अंतर्गत में रखा गया है? तो ये सही जवाब होगा दोस्तों, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अच्छा लड़की ये नहीं हो पाएगा, सामाजिक अनुबंध नहीं हो पाएगा, सहायक उद्देश्य अभिमुखी नहीं हो पाएगा, है ना। इसका सही जवाब लेगा दंड और आज्ञा पालन कर रहा है ना, दंड, इसमें तो दंड तो नहीं मिल रहा है लेकिन आज्ञा पालन कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? आज्ञा पालन कर रहा है। आप हमारे लिए कीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे, आप हमारे लिए कीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे, तो ये किस में आता है? ये आपको आज्ञा पालन में आती है। ठीक है, आज्ञा पालन में आज्ञा। और दंड में जैसे कि आज हम तुमको पीटेंगे तो तुम भी हमको कल पीटेगा, तो ये हो गया दंड में हो गया। तो आज्ञा हो गया आपको मतलब कि आप मेरी बात मानिए, हम आपकी बात मानेंगे, तो ये आज्ञा पालन में आ गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, एक शिक्षिका और शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है। ठीक है,
आप एक जो है शिक्षक जो है शिक्षिका रैंकिंग और धमकाने के सशक्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, वह समिति बन बनवाते हैं और आपसे जुड़ने वाले किशोर इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होगा? तो किस स्तर पर होगा दोस्तों? तो ये बात सही जवाब होगा पारंपरिक नहीं होगा, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक हो जाएगा। उत्तर पारंपरिक असर पर व्यक्ति या बालक अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कार्य और व्यवहार अवांछनीय निर्धारित करता है, मन की उसी के अनुसार वो चलता है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तर परंपरागत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण पर लक्षित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण पर लक्षित है, तो इसका सही जवाब बताएंगे। हो जाएगा सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है। बहुत अच्छी बात है, सभी संस्कृतियों के लिए ये चरणबद्ध ये सार्वभौमिक श्रृंखला है। इस प्रकार जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी 128 का हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों को समीक्षा किया। अवांछित व्यवहार के विकास में तर्क और चिंतन महत्वपूर्ण होता है। विकास में होता है तर्क और चिंतन, बिल्कुल सही होता है। नैतिक विकास में प्रतिमान सार्वभौमिक होता है, सही बात है। व्यक्ति को नैतिक विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरता है, सही बात है। नैतिक विकास की प्रत्येक क्रमिक अवस्था व्यवहारिक परिमार्जित होता है, सही बात है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार प्रमुख आलोचना क्या है? प्रमुख आलोचना पूछ रहा है दोस्तों। इसका सही जवाब जो होगा, क्वेश्चन देखिएगा इसमें, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूल आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है। बात किया गया है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। बात करते हैं, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया है कि नैतिक तर्कन विकासनात्मक है। डी नंबर ऑप्शन है। कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं के नैतिक तर्कन और सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया। यही आपको बात जो है इसका आलोचना किया जाता है। कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं के बीच में नैतिक तर्कन के बात नहीं बताया है, इसलिए इसका आलोचना किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों के द्वारा निर्धारित होती है? तो बताएंगे कि नैतिकता जो है बाह्य कारणों के द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था नहीं होगा, ये पारंपरिक अवस्था के द्वारा होती है। पारंपरिक अवस्था के द्वारा होती है, याद रखेंगे। ये बाह्य कारण जो होता है नैतिक विकास का कारण पूछता है तो पारंपरिक स्तर होता है, पश्चिम पारंपरिक नहीं होता है। तो इसमें सही जवाब होगा पारंपरिक स्तर के द्वारा नैतिक बाह्य कारणों के द्वारा निर्धारित होती है। बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर दिए गए 3 अवस्थाएं हो गया। पूर्व पारंपरिक स्तर जैसे प्राग रूढ़िगत स्तर हो गया, परंपरागत होगा, रूढ़िगत नैतिक होगा। परंपरागत को बोलते हैं रूढ़िगत बोलते हैं, पूर्व को बोलते हैं प्राग रूढ़िगत हो गया। तो ये बात को याद है। उत्तर रूढ़िगत स्तर, परंपरागत अवस्था में बालकों के नैतिक बाह्य कारणों के द्वारा निर्धारित होती है। परंपरागत स्तर में जो है बालकों के बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, तो परंपरागत स्तर में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि कोहलबर्ग का किस सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए कि कोहलबर्ग के जो है विकास सिद्धांत के बारे में पूछा है, संबंधित है। तो आप तो जानते हैं नैतिक विकास से संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है कोहलबर्ग के। तो इनके द्वारा जो बताया पूर्व परंपरागत स्तर को प्राग रूढ़िगत हो गया और परंपरागत रूढ़िगत नैतिक हो गया, उत्तर रूढ़िगत हो गया, उत्तर रूढ़िगत परंपरा के अंतर्गत में है। 32वें क्वेश्चन पर आते हैं। 32वें क्वेश्चन पूछ रहा है 132, किसी बच्चा का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्कन और सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत जाएगा? देखिएगा, सुनिएगा। अब क्वेश्चन है, यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। क्या होगा? दंड अगर आज्ञा पालन हो गया, या सामाजिक संकुचन हो गया, या अच्छा लड़का अच्छा लड़की, या कानून व्याख्या। तो बताएंगे 32 का सही जवाब होगा दोस्तों, ये होगा गुड बॉय गुड गर्ल हो जाएगा। मन की गुड बॉय गुड गर्ल हो जाएगा। यानी आपके माता पिता
अगर आप अच्छे हैं तो आपके माता-पिता भी अच्छे बनने से कोशिश करेंगे, या आपके माता-पिता अच्छे हैं तो आप जो है अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। ये हो गया गुड बॉय, गुड गर्ल हो जाएगा। कोहलबर्ग के ये सिद्धांत में गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय याद रखेंगे। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, क्या प्रस्तुत किया है? कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है दोस्तों, ये आपको नैतिक विकास दिया है। नैतिक विकास के बारे में मोरल डेवलपमेंट ने बताया है, मोरल डेवलपमेंट। चलिए, मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत में आपको बताए हुए हैं दोस्तों कि पूर्व परंपरागत और प्राग रूढ़िगत हो गया, परंपरागत में नैतिक रूढ़िगत हो गया, रूढ़िगत नैतिकता आ जाती है, रूढ़िगत नैतिकता उत्तर रूढ़िगत आ जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा जोड़ा मिलान ठीक हुआ? ठीक है जी, 34 में क्वेश्चन देखिए, 134 में कौन सा क्वेश्चन सही है? दंड देना अगर पालन अभिन्यास नियम का तय नहीं किंतु हित समाज को बदलते, ये बिल्कुल गलत हो गया। सामाजिक के संविदता अभिन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं, वह अच्छा है या बुरा, ये नहीं हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की विन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकार प्राप्ति करता है, हाँ स्वीकृति प्राप्त करता है। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की इस प्रकार जो है ये स्वीकृता प्राप्त करते हैं, ये इस प्रकार ये सी नंबर ऑप्शन है। नियम और आदेश विन्यास, नियम और आदेश मानव अधिकारों के मूल्य के बात कर रहा है, नैतिकता ये स्वयं होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब है अच्छा लड़का अच्छा लड़की हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कोहलबर्ग के सिद्धांत में वो कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, नैतिकता के सही अर्थ को सूचित करता है। कौन सा स्तर जो है बताएंगे, नैतिकता स्तर को बताएगा। तो प्रथम स्टेट जो होता है ये बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा दोस्तों? तो अंतर्निहित संभव दंड होगा, यानी कोई जो व्यक्ति जो है कोई निर्णय लेता है तो वो किस तरह कोई अपने आपके प्रति झुकता है तो क्या होगा? तो अंतर्निहित की तरह, आपके से लगाव किसी से हो जाएगा तो क्या अंतर्निहित के चलते होता है, अंतर्निहित के चलते होता है जिसे। अब यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर यांत्रिकी सापेक्ष अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता जो है इस स्तर पर बालक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना चाहिए तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होगा जो उनकी सहायता करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये हो गया यांत्रिकी सापेक्ष अभिमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में रहती है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में रहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असेसमेंट का निर्णय इस प्रकार किया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करें। कोहलबर्ग के वो नैतिकता सिद्धांत को बताएं कौन सा चरण पर बताता है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अपना अपना कार्य अपने अपने ढंग से कीजिए। तो कौन सा स्तर में आ गया, अपना अपना काम अपने ढंग से कीजिए, तो ये सही जवाब होगा दोस्तों। बात करते हैं औपचारिक चरण और कानून का व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था मतलब कोई इधर उधर नहीं करेगा, अपने जो है नियम के साथ अपने कानून के साथ, ये होगा नियम कानून व्यवस्था होगा, चौथा चरण हो जाएगा, चौथा चरण कानून व्यवस्था हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण क्या है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण पूछ रहा है, तो चरणों में परिवर्तन अनुक्रम नहीं होगा, विभिन्न चरण अलग अलग प्रयुक्त न होकर समान होता है, ये बिल्कुल गलत हो गया। सभी संस्कृति से संबंधित चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला होती है, ये बिल्कुल सही बात है। सभी संस्कृति से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला होती है, इस प्रकार जो है ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय में बच्चे किन चरणों का अनुसरण करता है, किस चरणों का अनुसरण करता है?
प्राथमिक पूछ रहा है, तो आज्ञा पालन और दंड की बात होगी, आज्ञा पालन और दंड की बात करता है। बहुत अच्छी बात, ये होता है प्राथमिक स्तर पर जो विद्यालय किन चरणों पर अनुसरण करता है, आज्ञा पालन और दंड अधोमुखी होता है। तो ठीक है, बात करते हैं व्यक्तिगत और विन्यास की बात करता है। सही बात है, ये व्यक्तिगत और विन्यास की बात हो गया। बात करते हैं, यहाँ पर दोनों सही है। और अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध, ये तो आगे बढ़ते लेते हैं। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत का अधिकार, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन ले रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन में एक और बी दोनों सही बात है। तो एक बार क्वेश्चन समझ लीजिएगा। कोहलबर्ग के जो है प्राथमिक विद्यालय में बच्चे किन चरणों का अनुसरण करता है, आज्ञा पालन और दंड, व्यक्तिगत और विन्यास में। अच्छे अंत व्यक्तित्व नहीं होगा, सामाजिक अनुबंध ये तो नहीं हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन है। करनैल सिंह कानूनी गवाही और खर्चा के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। ठीक है, वो जो सरकारी नौकरी में है लेकिन वो सरकार को खर्चा नहीं देते हैं, मतलब कि जो है इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। तो इनका मानना है कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देगी। तो उसका मानना है कि हम टैक्स भरेंगे तो क्या भ्रष्ट सरकार को हम पैसा क्यों देंगे, कि अनावश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों पैसा खर्चा करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के किस नैतिक सिद्धांत से ग्रसित व्यक्ति है, तो पाश्च परंपरागत, ये हो गया पाश्च परंपरागत, पाश्च परंपरागत है, पाश्च परंपरागत से वो व्यक्ति ग्रसित है, क्योंकि वो सरकार को जानता है, क्योंकि वो सरकार को पहले से ही जान रहा है कि सरकार भ्रष्ट है, तो हम क्यों देंगे। तो ये होगा पाश्च परंपरागत, पूर्व नहीं होगा, पाश्च होगा, पाश्च परंपरागत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग जो है शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, किस रूप में कर सकता है, नैतिक मुद्दे पर आधारित और चर्चा में शामिल करके, नैतिक मुद्दा पर आधारित और चर्चा में शामिल करके जो है बच्चा जो है नैतिक मूल्य को समझा सकेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुकूलन जो है ओरिएंटेशन कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत के नैतिकता के चरण के अंतर्गत में डाला गया है, कौन से बताइए। तो नैतिकता के यहाँ पर याद है, परंपरागत पूछ रहा है, परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत में, तो आपको दंड और आज्ञा पालन तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये सामाजिक अनुभूति और विवेक पर आधारित है। परंपरागत असर जो है पूछेगा, अनुकूलन कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत पूछेगा, याद रखिएगा परंपरागत को चला जाएगा किसमें, परंपरागत, जैसे कि ईद मनाया जा रहा है, होली दीपावली मनाया जा रहा है, तो इसी कौन सा नैतिक परंपरा में होगा, सामाजिक अनुभूति के और विकास के अंतर्गत में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है। तो नैतिक विकास में पहला चरण पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब पूर्व परंपरागत नैतिकता होगा या पेरी परंपरागत अवस्था होगा। तो इसमें जो दोस्तों याद रखेंगे, यहीं पर ऑप्शन मिल गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण ही पूर्व परंपरागत कहलाता है। कोहलबर्ग के पहला चरण जो होता है पूर्व परंपरागत ही कहलाता है। नैतिक जो कोहलबर्ग के जो पहला चरण क्या कहलाता है, पूर्व परंपरागत नैतिकता कहते हैं। याद रखें, पहला चरण पूर्व परंपरागत चरण बोला जाता है। चलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानना जरूरी है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को 3 स्तरों में और 7 सोपानों में बताया गया है। तो पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर में बांटा गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 7 चरण दे दिया, वहां पर 6 चरण होगा। आगे बढ़ते हैं कि डैश नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकती है। तो पाश्च परंपरागत नैतिक चरण माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है कौन, तो पश्चिम परंपरागत परंपरा होगी। यहाँ पर कंफ्यूज आदमी करेगा पूर्व मारे या पश्चिम मारे, तो पहले जो परंपरा आ रही है उस परंपरा पर क्या सवाल उठा, उसी को बोलता है पश्चिम, पहले से परंपरा चली आ रही है। ठीक है ना, अब पूर्व मतलब बाद में। अब यहाँ पर दोस्तों अगला टॉपिक शुरू हो जाता है। यहाँ पर ब्रूनर का सिद्धांत पूछा जाएगा। अब कोहलबर्ग की सिद्धांत खत्म हो गया और ब्रूनर का सिद्धांत पूछ रहा है कि तो ब्रूनर ने किस सिद्धांत के बारे में बताया, संज्ञात्मक सिद्धांत बताया, कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, कोग्निटिव प्रिंसिपल दिया। कोग्निटिव प्रिंसिपल आपको याद रखेंगे पियाजे ने भी यहाँ है और ब्रूनर के द्वारा बताया गया है।
बात करते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञात्मक विकास के किस अवस्था से मिलती है? तो बताएं कि किस अवस्था से मिलती है। तो इसका सही जवाब खोजते हैं। आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है अगर बॉल देखता है तो बोलेगा हाँ बॉल देख लिया, तो उसी को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि जो इसी को बोलते हैं मूर्त अवस्था बोलते हैं, इसी को मूर्त अवस्था बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें दिखाई दे प्रत्यक्ष होता है, इसमें प्रतिबिंबित कर रहा है यानी दिखाई देना, तो ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास में अंतर्गत में नहीं है, तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आत्म प्रज्ञा अवस्था। आत्म प्रज्ञा अवस्था ये ब्रूनर का ये नहीं है, आत्म प्रज्ञा अवस्था बिल्कुल नहीं है। तो ब्रूनर ने माना है प्रतिबिंब यानी इमेज की अवस्था बोला, इमेज यानी प्रतिबिंब की अवस्था माना है। क्रियात्मक अवस्था को मानता है भाई, क्रियात्मक अवस्था को बोलता है। या संकेतात्मक अवस्था, संकेतनात्मक अवस्था याद रखेंगे, यह सारा चीज अवस्था किसके द्वारा बताया गया? यह सारा चीज अवस्था जो है याद रखेंगे, ये सारा अवस्था बताया गया है ब्रूनर के द्वारा बताया गया। प्रतिबिंबक या क्रियात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था ब्रूनर के द्वारा बताया गया है। चलिए यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा ब्रूनर ने 3 स्तरों में बांटा है, क्रियात्मक, प्रतिबिंबक और संकेतात्मक, सिंबॉलिक स्टेट में बांटा हुआ है, स्टेज में बांटा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए डैश एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को साहित्य करता है, समाहित करता है, सॉरी, ठीक है। एक बराबर देखेंगे, डैश प्रक्रिया, डैश सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचारों को समाहित करता है, ठीक है, विचारों को समाहित करता है यानी सीखने में समाहित करता है विचार को, जहां वे सीखने के अपने वर्तमान ज्ञान के साथ, अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ पिछले कक्षा के ज्ञान, पिछले जो है कक्षा में जो ज्ञान लिया था, पिछले ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये कौन बात बोला हुआ था? तो इसको बोलते हैं दोस्तों निर्माणवाद, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है, याद रखेंगे। निर्माणवाद जो होगा, निर्माणवाद पूछ सकता है, निर्माणवाद का कंसेप्ट किसने दिया? निर्माणवाद का कंसेप्ट ब्रूनर के द्वारा दिया है। ब्रूनर के द्वारा बोला गया है कि वह प्रक्रिया, वह सक्रिय निर्माण में अधिगम यानी लर्निंग के विचार को समाहित किया जाता है, जहां वे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार को बनाना, ये होगा निर्माणवाद, ब्रूनर का सिद्धांत है। तो इस प्रकार ब्रूनर का सिद्धांत खत्म हो गया। अब अगले टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ठीक है ना, वाइगोत्स्की का सिद्धांत देखने को मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन है और ये नहीं आपको 6 से लेकर 8 का नहीं, आपको 1 से लेकर 5 तक भी आपको सारा क्वेश्चन दे दिया गया CDP का, ठीक है ना, इसलिए आपको सारा चीज इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किया गया है, टॉपिक कंप्लीट होते हुए चल रहा है। मिलते हैं नए वीडियो क्लास में, तब तक के लिए